चलिए, तो इसमें हम लोग आज लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, यूनिट 7 का सेक्शन से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होता है, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि छात्र के अधिगम अनुभव का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव जर्नल्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक दूसरे परिभाषा में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं शैक्षिक अनुभवों का जो रिकॉर्ड होता है, व्यक्तिगत रूप से जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको ही हम लोग रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के रूप में जानते हैं। जैसे हम लोग कोई लेख लिखते हैं तो उसमें अपने हमारे अंदर जितने हम विचार कर सकते हैं, जितने अनुभव चीजें होती हैं, उन चीजों को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन कि छात्र अधिगम के अनुभवों का जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है वह किसके अंतर्गत आता है, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, पोर्टफोलियो आएगा, रूब्रिक्स आएगा और आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको क्या लगाना है, आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लगाना है। लेकिन यहीं पर पूछा जाएगा कि और दो में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे उसमें कि जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में स्टूडेंट के पूरे 1 ईयर का रिकॉर्ड रखा जाता है, डे बाय डे वहां पर डायरी में नोट किया जाता है कि बच्चे ने कितना परफॉर्मेंस किया, क्या किया, वहां वहां पर उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और डेली इंक्रीज की इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया वहां पर लागू करी जाती है। जबकि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में अनुभव एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं, इसके पर्सनल रिकॉर्ड, मतलब उनके अनुभवों का एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है। जबकि रूब्रिक्स की बात करते हैं, रूब्रिक्स आपकी चेकलिस्ट होती है जिसमें यस या नो के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये तीनों रहते हैं, इन तीनों में आपको याद रखना होगा, जब कभी अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस की बात पूछेगा तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब कभी पूछेगा लर्निंग, आपका लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की बात करेगा तो वो आपका पोर्टफोलियोज में आएगा। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पर्पस, इसके पर्पस क्या होते हैं। इसका पहला पर्पस होता है लर्निंग आइडियाज एंड इनसाइट डेवलपमेंट, मतलब बच्चे के अंदर जो भी अधिगम के विचारों को और अंतर्दृष्टि का विकास करना ही रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का मेन उद्देश्य होता है। फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा एनालाइज लर्निंग प्रोसेस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है स्व विकास के लिए अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करना। लिखेंगे स्व विकास के लिए, स्व विकास के लिए अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करना। लर्निंग प्रोसेस में सेल्फ मतलब कह सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो लर्निंग प्रोसेस है उसका हम लोग इसके अंतर्गत विश्लेषण करते हैं। यही रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का मेन पर्पस इसमें आता है कि आपसे कहा जाए कि आप एक स्टोरी लिखो, इन्वायरमेंट पे आप एक लेख लिखो, कहते नहीं है आपके क्वेश्चन में आता है कि आप एक टिप्पणी लिखिए, एक लेख लिखिए। उस लेख में, उस टिप्पणी में क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आप उसमें डालने का प्रयास करते हो कि किताबों में लिखी हुई चीजें कुछ और होती हैं और हम लोग व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ा है कि नहीं है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ हेल्प करता है कि नहीं करता है। तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो केवल किताबों में पढ़ने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में वो कितना हम लोग को यूजफुल, कितना अनुभव देती हैं, ये होता है। तो व्यक्तिगत अनुभव जो होता है, शैक्षिक अनुभव जो होता है, उसके अंतर्गत हम आते हैं। जब इसमें कोई लेख लिखते हैं, पत्रिका लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो उसमें जो है हम अपने पुराने अनुभवों को पूरा का पूरा उसमें डालने का प्रयास करते हैं। और अंतर्दृष्टि का मतलब होता है आपके अंदर कि जो चीज आप
समझ रहे हो उसको भी आप डालने का प्रयास कर रहे हो कि आपने कोई ऐसी चीजें दे हो कि जो अचानक से आपकी चीजें याद आ जाती है, वो भी आपका होता है। इनसाइट का मतलब होता है चिंतनशील रूप में किसी भी चीज को प्रकट करना। क्लियर है पॉइंट? रिफ्लेक्टिव साइकिल। ठीक। रिफ्लेक्टिव साइकिल में हम लोग इनके स्टेप्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं रिफ्लेक्टिव साइकिल के, पता है किसी को? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती। डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन के बाद आपका फीलिंग आती है, मतलब नंबर एक। नंबर दो पे फीलिंग्स आती है आपकी। ठीक। नंबर तीन की बात हम करेंगे। नंबर तीन पे जो आपका आता है वो आता है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आता है। नंबर चार पे हम लोग बात करेंगे। नंबर चार पे आपका क्या आता है? नंबर चार पे एनालिसिस आता है। एनालिसिस आता है। और नंबर पांच पे हम बात करेंगे आपका क्या आता है? एक्शन प्लान आता है। एक्शन प्लान आता है। ठीक। ये आपका प्रोसेस, ये आपके स्टेप होते हैं। ये आपको रिफ्लेक्टिव साइकिल हम बोल सकते हैं। पहला विवरण, डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? विवरण बोलते हैं। विवरण होता है। फीलिंग्स को क्या विवरण बोलते हैं। फिर विवरण के बाद फिर आपका क्या आता है? बताइए। फिर फीलिंग्स आता है। फीलिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भावनाएं। भावनाएं आती हैं। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन। ठीक। मूल्यांकन के बाद आपका क्या आता है? आपका एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण। ठीक। विश्लेषण के बाद एक्शन प्लान आता है आपका। क्या होता है? कार्य योजना। ठीक। कार्य योजना होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं आप इसको। ठीक है ना आप लोगों ने? अब देखिए रिफ्लेक्टिव साइकिल में क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव साइकिल को हम लोग परावर्त, कहीं कहीं आपको परावर्तन चक्र भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हिंदी में? परावर्तन चक्र भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन चक्र। परावर्तन चक्र भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले कोई भी चीज आपको मिलेगी उसको डिस्क्राइब करना होगा। डिस्क्राइब करने के बाद उसके इमोशंस को हमें उनकी फीलिंग्स को हमें समझना होगा। उनकी फीलिंग्स को समझने के बाद उसका इवेल्युएशन करना होगा। इवेल्युएशन करने के बाद तब उसका हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद तब हम उस पर एक्शन प्लान, कार्य योजना तैयार करेंगे। तो ये आपके स्टेप है। ये एग्जाम में केवल आपके इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं कि ये इसका सीक्वेंस क्या होता है। इसका सीक्वेंस इसी आधार पर आपका होता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना? क्लियर। अब राइट, अब इसमें कहते हैं कि इसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखने में सबसे पहले क्या क्या आपकी क्या क्या पॉइंट्स इसमें बनते हैं। कि सबसे पहले इसमें आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ दिख रहा है। ठीक। यहाँ दिख रहा है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड स्मिथ के अनुसार। ठीक है। हॉटन एंड स्मिथ, इन मतलब रिफ्लेक्टिव जर्नल को किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाता है। तो हॉटन एंड स्मिथ के अनुसार हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हॉटन एंड स्मिथ ने बताया कैसे इनके चार पॉइंट्स इन्होंने बताए कि कैसे लिख सकते हैं या कह सकते हैं इसके टाइप्स बताए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है सबसे पहले। डिस्क्रिप्टिव
राइटिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्णनात्मक लेखन। वर्णनात्मक लेखन हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन। डिस्क्रिप्टिव, आप लोग सीधी लाइन लिखिए, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन। ठीक, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक परावर्तन या रिफ्लेक्शन मींस प्रतिबिंब, वर्णनात्मक प्रतिबिंब। ठीक, दो हो गया। और नंबर 3 पे जो आपका आएगा, नंबर 3 पे आपका डायलॉजिक आपका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, डायलॉजिक रिफ्लेक्शन। ठीक, डायलॉजिक रिफ्लेक्शन होता है जिसको संवाद प्रतिबिंब बोलते हैं। संवाद प्रतिबिंब। और चौथा जो होता है, चौथे वाले को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मींस आलोचनात्मक प्रतिबिंब। ठीक, तो ये किसने बताया, हॉटन एंड स्मिथ ने बताया है इसके बारे में, ठीक है ना। हॉटन स्मिथ ने 4 पॉइंट को लेके डिस्कस किया है यहाँ पर। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, इसमें कहते हैं घटनाओं या अनुभवों का एक रिकॉर्ड होता है। लिखेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे घटनाओं या अनुभवों का रिकॉर्ड होता है। ठीक, क्या होता है ये, घटनाओं या अनुभवों का इसके अंतर्गत रिकॉर्ड रखते हैं। फिर दूसरा आता है वर्णनात्मक प्रतिबिंब में। वर्णनात्मक प्रतिबिंब में क्या होता है, हाँ इसको लिखिएगा, लिखिएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस, घटनाओं या अनुभवों का रिकॉर्ड होता है। लिख लिया। दूसरा लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन में लिखेंगे, इसमें इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर, व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर या व्यक्तिगत फैसले के आधार पर कारण प्रदान करना। प्रोवाइड रीजंस बेस्ड अपॉन पर्सनल जजमेंट, ठीक है ना। व्यक्तिगत फैसले के आधार पर कारण को प्रदान करना आपका रिफ्लेक्ट डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन में आता है, जिसको बोलते हैं प्रोवाइड रीजंस बेस्ड अपॉन पर्सनल जजमेंट। जब कोई पर्सनल जजमेंट की बात इसके अंतर्गत आपकी आएगी। क्लियर। ठीक है, अब डायलॉजिक रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें, इसमें आप बता सकते हैं संवाद के माध्यम से, इसके अंदर लिखेगा संवाद के माध्यम से, ये संवाद के माध्यम से घटनाओं का कारण बताना, संवाद के माध्यम से घटनाओं का कारण बताना। ठीक, अब लिखिएगा
क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, यह एक अनुभव को प्रदर्शित करने की तर्क प्रक्रिया है। क्या है? तर्क प्रक्रिया है। It is a reasoning process to make meaning of an experience। यह एक अनुभव को प्रदर्शित करने की तर्क प्रक्रिया है। ठीक, क्लियर पॉइंट यहां पर? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रूब्रिक्स की। ठीक, रूब्रिक्स क्या होता है? ठीक, रूब्रिक्स की बात करते हैं तो रूब्रिक्स कहते हैं, इसका अर्थ जो होता है या इसका मतलब होता है कि छात्रों की निर्मित प्रतिक्रिया की गुणात्मकता का या गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड होती है। ठीक है, कहते हैं इट मीन्स अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट रिस्पांस। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब गुणवत्ता, मतलब वो कहते हैं कि छात्र की गुणवत्ता, ठीक है, छात्र की गुणवत्ता के बारे में जब हम इवेल्युएशन करते हैं, क्या करते हैं इसका, क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, क्या करते हैं इसका इवेल्युएशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन भी कहते हैं, कैसे करते हैं, स्कोरिंग गाइड के अकॉर्डिंग। स्कोरिंग गाइड, ठीक है, स्कोरिंग गाइड मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र की गुणवत्ता, ठीक है, छात्र की गुणवत्ता का हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, उसका जब हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक, मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन हम, स्कोरिंग गाइड का मतलब होता है कि हर एक समय में उसने कितना रिस्पांस किया, यस या नो, मतलब 10 मिनट में, मतलब 1 घंटे में कितना स्कोर किया, 2 घंटे में कितना स्कोर किया, तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे स्कोरिंग गाइड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जब कभी हम छात्र का, पहले हमने बात करी है, कहता है इट मीन्स स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट रिस्पांस। मतलब इसमें कहते हैं कि छात्रों की जो निर्मित प्रतिक्रिया है, उनके प्रतिक्रिया की गुणवत्ता का मूल्यांकन। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट किसका देखना है, उनके रिस्पांस का, किसका, ठीक, रिस्पांस मतलब उनकी प्रतिक्रिया का या उनकी अनुक्रिया का, उनकी प्रतिक्रिया का, हम उनके उनके अंदर क्या क्वालिटी है, किसी चीज को बताने में या किसी भी चीज में वो रिफ्लेक्ट करने में, रिस्पांस करने में, उत्तर देने में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, तो उसका मूल्यांकन करना होता है हमें स्कोरिंग गाइड के अनुसार करते हैं। इसमें कहते हैं रूब्रिक्स डिफाइन as a set of criteria and performance indicator arranged according to expected level of performance। मतलब यहाँ पे कहता है कि रूब्रिक्स को प्रदर्शन के अपेक्षित स्तरों के अनुसार व्यवस्थित मानदंडों और प्रदर्शन संकेतों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब क्या करता है इसमें, रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स आपका होता है क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्या है, क्राइटेरिया एंड
परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है ना, इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं क्राइटेरिया को हम क्या कह सकते हैं, क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, अपेक्षित क्षेत्र जो होता है, ठीक है ना, क्राइटेरिया एंड जो है प्रदर्शन, ठीक है ना, परफॉर्मेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र बोलते हैं या स्तर बोलते हैं, या स्तर बोलते हैं, क्षेत्र या स्तर, और परफॉर्मेंस को प्रदर्शन, इन दोनों क्या है, संकेत, संकेतक के रूप में कि किसने कितना बेटर परफॉर्मेंस किया, कितने किसमें कितना कम परफॉर्मेंस किया, ये परफॉर्मेंस को चेक करने की एक क्या होती है, एक तरीका होता है कि किसी भी कोई व्यक्ति कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, यहाँ पर ये चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब कह सकते कि यह शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छा उपकरण है, क्योंकि यह असाइनमेंट के लिए ग्रेडिंग मानदंड स्थापित करने का एक सरल तरीका है। कहता है इट इज ए ग्रेट टूल फॉर टीचर बिकॉज इट इज ए सिंपली वे टू सेट अप ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉर असाइनमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतनी पॉइंट लिख लिया हम लोगों ने, इतना पॉइंट समझ लिया। तो रूब्रिक्स क्या क्या होता है, एक इसको कह सकते हैं एक प्रकार का ये टूल होता है जो किसी भी काम को छोटे छोटे मानदंडों की एक सूचीबद्ध करता है कि क्या इसके मायने रखते हैं इसके, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। सर इसके पहले आपने क्या बोला, टीचर के बारे में इसके पहले आपने क्या बोला? हाँ, टीचर के बारे में हमने बोला कि ये शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा उपकरण है, मतलब इट इज ए ग्रेट टूल फॉर टीचर बिकॉज, क्योंकि यह असाइनमेंट के लिए ग्रेडिंग मानदंड स्थापित करने का एक सरल तरीका है, बिकॉज इट इज ए सिंपल वे टू सेट अप ए ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉर असाइनमेंट, ठीक। मतलब शिक्षकों के लिए ग्रेडिंग क्राइटेरिया, जो भी असाइनमेंट देते हैं, अभिन्यास जो भी कार्यक्रम उनको देते काम करने के लिए, उनके उसको चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है, वो उसमें हेल्प करता है रूब्रिक्स आपका, ठीक है ना। ये है। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो, डेफिनेशन लिखिएगा। हम बोल रहे हैं रूब्रिक्स एक ऐसा उपकरण है, रूब्रिक्स एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत किसी भी छात्र के किसी भी छात्र के अनुक्रिया के स्तर को किसी भी छात्र के अनुक्रिया के स्तर को या उसके प्रदर्शन को या उसके प्रदर्शन को जब हम संकेतों के माध्यम से जब हम संकेतों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं जानने का प्रयास करते हैं तो वह रूब्रिक्स कहलाता है तो वह रूब्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण के लिए लिखिएगा लिखिएगा
देखिए, प्रदर्शन का निम्नतम स्तर, प्रदर्शन का निम्नतम स्तर 7 से 10, प्रदर्शन का निम्नतम स्तर लिखेंगे लोवेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज 7 to 10, प्रदर्शन का निम्नतम स्तर 7 से 10। ठीक, फिर नेक्स्ट इसी में सेकेंड लाइन लिखिएगा, प्रदर्शन का उच्चतम स्तर, प्रदर्शन का उच्चतम स्तर 1 से 6, 1 से 6। अब यहां लिख लिया, यहां पर लिख लिया। हाँ, अब यहाँ पर ये समझने का मतलब होगा हमें कि ये निम्न स्तर और उच्च स्तर क्या होगा। जैसे मान लो हिंदी का टेस्ट लिया गया या हिंदी की बात करी गई, हिंदी में ये देखा गया कि किसकी गलतियां कितनी ज्यादा है, तो आप निम्नतम स्तर जो 7 से 10 है उसके अंदर ब्रैकेट में लिखिएगा गलत वर्तनी और व्याकरण त्रुटियां ज्यादा, गलत वर्तनी और व्याकरण त्रुटियां, इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर जो प्रदर्शन का निम्नतम स्तर है 7 से 10 उसके अंदर लिखिएगा गलत वर्तनी और व्याकरण त्रुटियां, मतलब इसमें 7 से 10% तक उसमें गलतियां हैं आपकी, या कह सकते हैं इतनी गलतियां उसमें हैं आपका। फिर उच्चतम स्तर में लिखेंगे ब्रैकेट में व्याकरण का उचित उपयोग, व्याकरण का उचित उपयोग जी। इसमें नीचे एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा, लिखिए इसमें नहीं, जैसे मान लो आपने किया और उसमें कहीं आपको दिखाई देता है कि 7 से 10 गलतियां उसकी ज्यादा होती हैं, तो वो उसका निम्न स्तर हो जाएगा। आप उसको चेकलिस्ट के अनुसार आप दिखा रहे ना 7 से 10 गलतियां हैं उसकी, और नीचे जो है 1 से 6 गलतियां जो बात पाई जाती हैं वो सामान्य रूप में पाई जाती हैं। तो ये आपका ऐसे चेकलिस्ट का रूप, वही तो लिखा है, नोट करके लिखिए। लिखिए रूब्रिक्स का प्रयोग हम लोग चेकलिस्ट के माध्यम से करते हैं। रूब्रिक्स को हम और कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक चेकलिस्ट बनी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे बनी होती है। अब यहाँ पर ये पूरा बन गया आपका, ठीक। अब यहाँ पर स्कोर लिख दिया गया 1 से 7, फिर यहाँ पर 8 से आपका 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 13 से 15 हो जाएगा आपका, यहाँ 16 से 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर नाम लिख दिया गया M से, फिर आपका S हो गया, फिर आपका T हो गया। अब इन नाम वालों में देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो है आपका किसमें अच्छा है। मान लो इसका इसमें अच्छा है, इसका इसमें अच्छा है और इसका इसमें अच्छा है। हो सकता है कि M वाले ये S मतलब S वाले का जो है 8 से 12 में भी है और T वाले का भी 12 में। तो यहाँ पे ऐसे परफॉर्मेंस को बनाने के लिए रूब्रिक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। रूब्रिक्स का प्रयोग अच्छा या बुरा या बहुत सी चीजें आप लोग देखते होंगे टिक करने वाली चीज ना, तो वो रूब्रिक्स के प्रयोग में आती है आपकी। माइक्रो टीचिंग में करते हैं सर हम लोग बहुत। हाँ सर, हाँ बोले सर जैसे उसका खाली का मतलब क्रॉस का ही निशान हो जाएगा आपका। जैसे ये है तो ये उसके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या उसका 13 से 15 के बीच में उसका परफॉर्मेंस नहीं, उससे नीचे है, इसलिए यहाँ वो क्रॉस हो गया, या यहाँ ब्लैंक छूट जाता है आपका। क्रॉस वैसे लगाते नहीं जल्दी, क्रॉस लगाते भी हैं तो लगा सकते हैं आप। और सर जैसे 1 से 6 है तो वो हाईएस्ट लेवल पे आएगा, और 7th to 10 है तो वो लोवेस्ट लेवल पे आएगा। मतलब अगर 1 से 6 गलतियां हैं तो एक उसको हम एग्जाम्पल बताया है, जैसे 1 से 10 तक की ना, तो वो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया। कोई ऐसा वो क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया आपका अब वो जो बनाता है उल्टा भी हो सकता है। वो अपने अनुसार चेकलिस्ट बनाता है उसको।
ओके हम लोग सर सर मतलब फील्ड इंगेजमेंट रूब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे फील्ड इंगेजमेंट रूब्रिक्स होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो कहते हैं कि फील्ड इंगेजमेंट मतलब कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका व्यस्तता, एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि व्यस्त होना, क्षेत्र की व्यस्तता। फील्ड इंगेजमेंट रूब्रिक्स का मतलब होता है कि क्षेत्र की व्यस्तता जो है रूब्रिक्स के अनुसार, जिसमें क्या होते हैं आपके ध्यान होते हैं, जिज्ञासा होती है, रुचि होता है आपका। तो इसमें कह सकते हैं क्या क्या होती है, आप डिग्री ऑफ अटेंशन, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, पैशन, ये सब चीजें आती हैं जो एक शिक्षार्थी के अंदर दिखाई देती है। तो उन सब चीजों को देखने का, समझने का क्या क्या होती है, आपका ध्यान होता है, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा के साथ साथ आपका क्या होता है, रुचि होती है और जुनून होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, जुनून होता है आपका, मतलब इसमें ध्यान को क्या होते हैं, अटेंशन, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, अटेंशन आपका आ जाएगा, अटेंशन होती है, अटेंशन। जिज्ञासा हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी बोलते हैं, क्यूरियोसिटी होती है आपकी, ठीक है। क्यूरियोसिटी के बाद आपका, ठीक, क्यूरियोसिटी के बाद आपका क्या हो जाएगा, आप बताओ, क्यूरियोसिटी। रुचि को हम लोग क्या बोलते हैं, रुचि को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और आपका जुनून जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैशन, ठीक, पैशन होता है आपका। तो ये सब चीजें जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी बालक के अंदर जो दिखाई देती है, जो वो सीख रहे होते हैं या सीखने जा रहे होते हैं, तो उनकी शिक्षा में जो प्रगति का काम करता है, जो उनको बढ़ाने का काम करता है, वो सब आपके यही है, ठीक है। फील्ड एंगेजमेंट का काम क्या होता है, ये सब जिज्ञासा को देखना, रुचि को देखना, ध्यान को देखना, इन सब चीजों को देखने के या बताने के बारे में कहते हैं। इसमें कहते हैं कि इसमें जो कार्यक्रम होता है या सामुदायिक चीजें होती हैं जहां पर सार्वजनिक सेवा में छात्रों को शामिल करना, मतलब इसमें कहते हैं कि बालकों को क्या करते हैं, किसी भी काम में व्यस्त रखना है, ठीक है, उनको नई चीजें सिखाने के, जैसे सार्वजनिक सेवा में छात्रों को शामिल करना और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से उनको सिखाना, सहयोग की भावना को प्रस्तुत करना होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, तो उनके सर्विस जो होती है, वहाँ पे पब्लिक सर्विस कैसे करी जाती है, इन सब चीजों को सिखाने का काम क्या करते हैं, फील्ड एंगेजमेंट के रूप में करते हैं हम लोग। फिर दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि छात्र के नेतृत्व वाले समूह में मंच, प्रस्तुतियां और कार्यक्रमों का प्रयोग किया जाता, मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बच्चों के अंदर लीडरशिप की भावना डेवलप करी जाती है, उनको कैप्टेंसी की भावना उनके अंतर्गत लागू करी जाती है, ताकि वो अपने लाइफ में और अच्छे तरीके से सीख सके, बोल सके या अन्य गतिविधियों को अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। अब फील्ड एंगेजमेंट मतलब कहते हैं रूब्रिक्स का उपयोग जो है फील्ड एंगेजमेंट में कैसे करते हैं, तो उसमें कहते हैं सबसे पहले, मतलब फील्ड एंगेजमेंट में हम लोग रूब्रिक्स का प्रयोग कैसे करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूब्रिक्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल यहाँ में कर सकते हैं हम लोग। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक रूप में, ठीक, बौद्धिक रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा इमोशनल रूप में कर सकते हैं, इमोशनल रूप में कर सकते हैं, भावनात्मक रूप में, भावनात्मक रूप में कर सकते हैं हम लोग। फिर आपका तीसरा जो है हम लोग कह सकते हैं बिहेवियरल, व्यवहारात्मक रूप में कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल रूप में,
फिजिकल रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, शारीरिक रूप में, शारीरिक रूप में कर सकते हैं, और हम लोग सोशल में कर सकते हैं, सामाजिक रूप से कर सकते हैं। नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे कल्चरल में। कल्चरल रूप में हम लोग क्या, सांस्कृतिक रूप में। ठीक, सांस्कृतिक रूप में हम लोग फील्ड एंगेजमेंट में रूब्रिक्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो बौद्धिक रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, भावनात्मक रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग कर सकते हैं, शारीरिक रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, सामाजिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्षेत्र की जो व्यस्तता होती है उसमें रूब्रिक्स का प्रयोग हम लोग इस रूप में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में हम लोग कर सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फील्ड एंगेजमेंट यूजिंग रूब्रिक्स। फील्ड एंगेजमेंट का मतलब होता है क्षेत्र की व्यस्तता में रूब्रिक्स का प्रयोग। रूब्रिक्स का मतलब होता है जुड़ाव, कि हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग बौद्धिक रूप में उसका फील्ड एंगेजमेंट में रूब्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, इमोशनल भावनात्मक रूप में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, और इसका बिहेवियरल रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और हम भौतिक या शारीरिक रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और सामाजिक या सांस्कृतिक रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी इसके क्वेश्चन जब हम कराएंगे तब और आपको क्लियर हो जाएगा ना। इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं कि सार्वजनिक रूप में सेवा, मतलब सार्वजनिक रूप में छात्रों को शामिल करना, सर इसके बाद ताकि वो एक दूसरे सहयोग की भावना सीख सके। दूसरा, उनमें ग्रुप लीड करने की क्षमता पैदा हो, मतलब छात्र के अंदर नेतृत्व वाले समूहों को चलाने की क्षमता हो, कार्यक्रम प्रस्तुत करने की क्षमता हो उनके अंदर, और सार्वजनिक रूप से वो लोग अच्छे तरीके से बोल सकें, एक्टिविटीज अन्य गतिविधियां वो संपन्न कर सकें। ऐसा रूब्रिक्स का मतलब फील्ड एंगेजमेंट का काम होता है। फील्ड एंगेजमेंट का काम होता है ये, कि बच्चों को व्यस्त रखना, अच्छे कामों में व्यस्त रखना, ताकि वो बुरे काम ना कर सके। सर मतलब ग्रुप लीडिंग करना, कार्यक्रमों को करवाना, और हाँ, और जो है पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक बोलना, कि सार्वजनिक रूप में अगर हम बोलते हैं तो वहां पर भी फील्ड एंगेजमेंट के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। क्षेत्र व्यस्तता के अंदर कि हम लोग उसमें कैसा परफॉर्मेंस वहां पे बच्चा करेगा, ये गतिविधि वहां पे सिखाने की प्रयास करा जाता है। तो आज हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब कल आप लोगों जो होमवर्क रहेगा उस होमवर्क को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उस होमवर्क को भी आप लोग देखेंगे। उसमें आपका क्या होमवर्क रहेगा, आपको जितना पढ़ाया है यूनिट 7 में उतना आप रिवीजन करके आइएगा। खास तौर से उतना नहीं, आप वो जो है मेमोरी लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको आप लोग कल जो है आप लोग उसको कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। क्या है आपका मॉरिसन, बता दे रहा हूँ आज का होमवर्क, जो आपके मेमोरी लेवल है, और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। इतना आपको तैयार करके आना है, ठीक है ना। कौन कौन सा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों को डिस्कस करेंगे कल की डेट में आपसे, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, इतने पॉइंट को आप लोग तैयार करके कल आएंगे, ठीक है। ठीक, ओके सर। ओके, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।